बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन में एहतशाम उल-हक अब्बासी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आईआरसी पॉडकास्ट की नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है नफसियाती बीमारियाँ। कि नफसियाती बीमारियाँ क्या हैं? कौन से वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जो आजकल कॉमनली हमारी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं हम तो। और हॉस्पिटल्स के अंदर डिफरेंट साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास लोग उन बीमारियों का सामना करते हुए इलाज के लिए उनके पास जा रहे हैं। तो वो नफ़्सियाती मसाइल कौन से हैं, वो डिसऑर्डर्स कौन से हैं, हम उन डिसऑर्डर्स के ऊपर बात आज करेंगे। आजकल अगर नाज़रीन देखें तो कॉमन जो डिसऑर्डर्स हैं, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स हैं, डिप्रेशन है, ओसीडी है, ये वो कॉमन बीमारियाँ हैं जिनका शिकार होकर लोग नफ़सियाती मरीज़ बनकर डिफरेंट हॉस्पिटल्स की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर मोहम्मद सगीर मौजूद हैं, जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, पीएचडी हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में, और एक रिहैबिलिटेशन के हेड भी हैं। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये नफ़सियाती मसाइल हैं कौन से, ये नफ़सियाती जो बीमारियाँ हैं, इनका तदारक हम सर कैसे कर सकते हैं, और किस तरह के लोग, किस तरह के मरीज़ आपके पास आते हैं और उनकी आप रोकथाम कैसे करते हैं, उनकी मैनेजमेंट उनको कैसे सिखाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह एहतिशाम साहब। बेसिकली नफ़सियाती अमराज़ जो हैं, जैसे आपने ज़िक्र किया है, इसमें मूड से रिलेटेड भी डिसऑर्डर्स हैं, इसमें ओसीडी से रिलेटेड भी हैं, और इसी तरह से कुछ साइकोसिस से मुतल्लिक हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, या मंशियात से मुतल्लिक कुछ ऐसे मंशियात हैं जिनके इस्तेमाल से लोगों के अंदर कोई ना कोई नफ़सियाती बीमारी, ख़ास करके बाइपोलर डिसऑर्डर है और इसी तरह से साइकोसिस है, ये पैदा हो सकता है। ठीक है। अब डेफ़िनेटली इनकी डिफ़रेंट डिज़ीज़ हैं, हर एक बीमारी की कुछ अपनी अलामात होती हैं, और उसी की बेस पे उनका जो तरीक़े इलाज है, उसे वज़ा किया जाता है। ठीक है। और इन तमाम जो भी ये डिसऑर्डर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन तमाम बीमारियों में आपको मेडिकेशन की भी ज़रूरत होती है, ठीक। आपको प्रॉपर साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है, और इसके साथ-साथ आपको कुछ केसेज़ में प्रॉपर रिहैबिलिटेशन की भी ज़रूरत होती है, जिसमें इनडोर हॉस्पिटलाइज़ेशन ज़रूरी होता है। ठीक है। और डिपेंड करता है कि पेशेंट के अंदर सिम्पटम्स किस लेवल की हैं, और घर पे सोशल सपोर्ट किस तरह का मौजूद है, कि अगर वो ओपीडी में या आउटडोर पेशेंट है, तो वो अगर आउटडोर पेशेंट में जाते हैं, तो वापस जो घर पे मरीज़ की देखभाल है, वो कैसे इंश्योर की जाए, उसकी मेडिकेशन से रिलेटेड उसका कंप्लायंस है, उसे कैसे मैनेज किया जाए, और अगर ड्रग की इन्वॉल्वमेंट है या किसी किस्म की भी नफ़सियाती सेहत उसके पीछे किसी भी नशे का इस्तेमाल है, कोई भी मंशियात भी जा रही हैं, तो उसकी रोकथाम कैसे की जाए? ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनकी को सामने रखते हुए ट्रीटमेंट प्लान या रिहैब का इंतखाब किया जाता है। ठीक है। अच्छा सर, एक जो हम मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स की तरफ बढ़ने से पहले, जो एक सोसाइटी के अंदर ओवरऑल एक मिथ पाई जाती है नफसियाती बीमारी को लेके। अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी को भी कोई नफसियाती बीमारी है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है या साइकोसिस है, उसके साथ जो सोसाइटी के अंदर एक टैबू जुड़ा हुआ है, किसी के ऊपर जिन्न आ गया और इसको डॉक्टर की नहीं किसी आमिल की ज़रूरत है। तो हम अपने नाज़रीन को इसके ऊपर भी थोड़ा-सा अगर एजुकेट कर सकें, सुनने वालों को, कि ये एक बीमारी है, एक नफ़सियाती बीमारी है जो काबिल इलाज है। इसका इलाज मौजूद है, इसके ऊपर कोई जिन नहीं है हुआ। हुँ। तो इसके ऊपर अगर कोई रोशनी डालें कि ये जिन है, इसको आमिल की ज़रूरत है, या इस शख्स को जो कि स्किज़ोफ्रेनिया को का शिकार है या किसी नफ़सियाती बीमारी का शिकार है, इसको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है या किसी आमिल की ज़रूरत है? सर, एक बड़ी आसान सी बात है कि इल्म रोशनी है, नूर है, नॉलेज जो है, नॉलेज इज़ अ लाइट। डेफ़िनेटली जब इल्म जैसे-जैसे सोसाइटीज़ में, ये बड़ी पुराने ज़माने की बात है कि जब इन चीज़ों को या ज़हनी अमराज़ को कोई पोज़ेशन से रिलेटेड कर दिया जाता था, या उसे जिन्नात का जो साया या आसेब ज़दा करार देना, ये उन दौर में, उन अदवार में हुआ करता था। फिर इसी तरीके से कुछ रिचुअल्स हैं जो अभी तक सोसाइटी में मौजूद हैं। कुछ लोगों के जैसे, जितना रिमोट एरियाज़ हैं, यानी कि देहात की तरफ जितने ज़्यादा आप मूव करना शुरू कर दें, तो वहाँ पे इस तरह के ख़यालात ज़्यादा पाए जाते हैं।
और इसके अगर एज़ कंपेयर टू अर्बन सिटीज़ जैसे कोई सिटीज़ हैं या अर्बन एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे इस तरह के रुझानात कम हैं। साइकियाट्रिस्ट को विज़िट करना, रिहैब में जाना, साइकोलॉजिस्ट को परस्यू करना, तो ये चीज़ें यहाँ पे रिलेटिवली कॉमन है। इसके पीछे जो रीज़न है वो नॉलेज है। जब सोसाइटी में राइट अमाउंट ऑफ एडिक्वेट और एप्रोप्रिएट नॉलेज होगा, तो डेफिनेटली इस तरह के मिथ्स जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएँगे। इस तरह की खाम ख़याली उसे उसका जन्म नहीं होता, वो बल्कि वो डेफिनेटली जैसे हमने कहा कि जो इल्म है वो एक रोशनी है। तो जब भी कहीं पे रोशनी होती है तो वहाँ पे आप बेसिकली चीज़ों की का को देखने का जो तरीका है या उनकी डिटेलिंग है वो ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है। इन सब हकीकत सामने आती है इल्म से। तो ये जो मिथ्स हैं, टैबूज़ हैं या इस तरह की जो प्रैक्टिसेज़ हैं या रिचुअल्स हैं, तो इनके बारे में लोगों को आगाही मिलना शुरू हो जाती है। तो डेफ़िनेटली इसकी आगाही जितनी ज़्यादा आप अपने सोसाइटी में फैलाएँगे, लोगों को साइको एजुकेशन देंगे, डिफरेंट एरियाज़ पे, डिफरेंट मीडियम्स पे, जैसे ये एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, इस पे अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जो नाज़रीन हैं, जो भी देखने सुनने वाले हैं, तो उनकी भी सोच जो है ना वो बदलेगी। तो ऐसा ही है कि मालूमात फ़राहम करने से, मालूमात की दस्तयाबी से लोगों के जो सोचने समझने का तर्ज़ अमल है या सोचने समझने की सलाहियत है, उसमें तब्दीली आती है। यही पॉज़िटिव चेंज होता है और उसके बाद लोगों की एक्सेप्टेंस किसी भी मामले पे वो पॉज़िटिव होना शुरू हो जाती है। तो यही वजह है कि जो अ, अभी रिमोट एरियाज़ है उसमें भी यही प्रैक्टिस है कि वो पहले जो सिम्पटम्स क्योंकि बेशुमार कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिनमें जो साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स हैं उनकी मैनिफेस्टेशन इस तरह की होती है कि लोग उसको एट्रीब्यूट करते हैं कि यार इस पे कोई जिन है, कोई साया है, अचानक कैसे-कैसे हो गया है। और फिर कुछ लोग जो है फर्स्ट जो हेल्प सीक करते हैं वो मेडिकल अटेंशन के लिए चले जाते हैं। वहाँ जाते हैं, टेस्ट हुए, कोई टेस्ट सारे के सारे पॉज़िटिव सारे के सारे टेस्ट नेगेटिव हैं। कोई चीज़ डिटेक्ट नहीं हुई, उसके बाद लोग जो है वो फिर प्रॉब्लम परसिस्ट करता है, वो रेफ़र कर देंगे साइकियाट्री में और साइकियाट्रिस्ट की तरफ जाने में दिक्कत, साइकियाट्रिस्ट की अवेलेबिलिटी में दिक्कत, तो ये इश्यूज़ होने की वजह से लोग क्या करते हैं कि इनको छोड़ के फिर वो कोई और रास्ते ढूँढना शुरू करते हैं, जिसमें फिर वो किसी आमिल के पास चले जाएँगे, एग्ज़ैक्टली। कोई दम दरूद करने की तरफ चले जाएँगे और कोई तावीज़ मिल जाए उसको या दम दरूद वाला पानी पीना शुरू कर देंगे, तो फिर वो सिचुएशन एस्केलेट होती रहती है, ज़हनी सेहत मज़ीद ख़राब होती चली जाती है। लेकिन फिर भी जब इन्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, देन वो दोबारा से वापस उसी मेडिकल अप्रोच की तरफ आते हैं कि यार एग्ज़ैक्टली। अब क्या किया जाए? तो सुनते-सुनाते, पूछते किसी न किसी ऐसे इंसान के पास आ जाते हैं जो उन्हें रेफ़र कर देता है कि नहीं आपको इस तरह की प्रॉब्लम किसी और के घर में भी थी, तो उनका ये ट्रीटमेंट हुआ था। तो अब रिलेटिवली अगर पास्ट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो तो काफ़ी पाकिस्तान बेहतर रहेगा, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हाँ, है अवेयरनेस अब बहुत आप ज़्यादा है। देखें हमारी जो रिहैबिलिटेशन है, उसमें आप देखेंगे कि हर एरिया से मुतल्लिक लोग आ रहे हैं और वो जो है कि वो रिमोट एरिया से भी एडमिशन हो रहे हैं। इवन जो अर्बन सिटीज़ हैं, उनसे भी रिलेटेड एडमिशन्स हो रहे हैं और हर डिज़ीज़ से मुतल्लिक एडमिशन्स हो रहे हैं। चाहे वो बाइपोलर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, मूड डिसऑर्डर्स हैं या वो मनशियात से मुतल्लिक कोई प्रॉब्लम्स है, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। अब देखें कि नंबर ऑफ जो फीमेल पेशेंट्स है वो भी बढ़ता चला जा रहा है वक्त के साथ साथ। ये सब इसी वजह से है कि अब लोगों के पास अवेयरनेस ज़्यादा राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, आपने अभी बाइपोलर डिसऑर्डर का नाम लिया। बाइपोलर डिसऑर्डर का नाम सुनते ही हमारे माइंड में ये आता है कि कोई बंदा होगा जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होगा, चीज़ें तोड़-फोड़ रहा होगा या वो हर टाइम मैनिक एपिसोड के अंदर रहता होगा। अच्छा, एक और भी जो मैंने खुद भी बहुत ज़्यादा सोसाइटी में, शहर बाज़ारों में सुनता हूँ, पब्लिक एरिया में ना, थोड़ा-सा अगर किसी का मूड ख़राब है, किसी भी वजह से ख़राब है या वो एग्रेसिव है किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो लोग उसको टैग कर देते हैं कि यार नहीं आप तो बड़े बाइपोलर किस्म के इंसान हो। तो बाइपोलर डिसऑर्डर है क्या बेसिकली? और कितने टाइम बाद ये जो शख्स है ये डिसऑर्डर की तरफ चला जाता है? यानी बाइपोलर ऑर्डर में है तो क्या है? और जब ये बाइपोलर ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाएगा तो फिर क्या प्रॉब्लम्स आएगी और कितना टाइम लगता है इसकी तशख़ीस में
या इसको किसी इंसान को साथ टैग लगाने में कि यार आप बाइपोलर डिसऑर्डर ये पेशेंट बन चुके हैं और ये इसकी मैनेजमेंट है, ये इसका इलाज है। अच्छा, महज़ गुस्से पे, उसकी बुनियाद पे आप बाइपोलर डायग्नोज़ नहीं कर सकते किसी को कि कोई एग्रेसिव है, तो वो बाइपोलर है, ऐसा नहीं है। ठीक है। ये यूँ समझ लें कि अगेन एक खामख़याली है और आम लोगों पे बेशुमार टर्म्स ऐसी होती हैं जो कॉमनली अब्यूज़ हो रही होती हैं। आप मिसयूज़ कर रहे होते हैं, जी। इसका वो सही मतलब नहीं होना चाहिए। जो एक कॉमन या लेमैन टर्म होता है जो लोगों में राइज हो जाता है बड़े आसानी से। तो बाइपोलर डिसऑर्डर एक प्रॉपर डिज़ीज़ है और इसमें कोई भी डिज़ीज़ है ना, उसके एक जो बेसिक एलिमेंट है या एक बेसिक उसका फीचर है वो ज़हन में रखें कि कोई भी डिज़ीज़ हो, चाहे वो बाइपोलर डिसऑर्डर हो, चाहे वो डिप्रेशन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो, चाहे वो एक कोई भी एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर हो, चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड हो, साइकोसिस से रिलेटेड हो, इवन सब्सटेंस यूज़ हो, सिंपल सिगरेट स्मोकिंग हो, जिसे निकोटिन डिपेंडेंसी कहते हैं। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जिनके मैंने नाम लिए हैं और जिनके मैं नाम नहीं ले सकता लेकिन वो साइकोलॉजिकल इलनेस में या मेंटल डिसऑर्डर्स में आता है, तो उसका एक बेसिक फीचर है और वो फीचर है कि आपकी ज़िंदगी डिसफंक्शनल होगी, इम्पेयरमेंट है। तो इम्पेयरमेंट सिग्निफिकेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा, वो इम्पेयरमेंट बायोलॉजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो या सोशल हो या तीनों लेवल्स पे हो? इन आप बीमार हो मतलब आप काम-काज के काबिल नहीं हो। आप बीमार हो, आपकी ज़हनी सेहत, जिस्मानी सेहत दोनों मुतासर मुतासर हो रही हैं। ठीक है? तो सिंपल सा बेसिक बॉर्डर लाइन एक यूँ समझ लें कि एक आपके पास एक क्राइटेरिया है, एक कट ऑफ पॉइंट है, जिसको आपने ज़हन में रखना है कि अगर आप डिसफंक्शनल हैं, काम-काज आपसे रह रहे हैं, आप जो सोशल फंक्शनिंग है या सोशल गैदरिंग्स हैं जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उनको मीट नहीं कर पा रहे और दिन-ब-दिन पीछे हटते चले जा रहे हैं। ज़िंदगी की जो मेन स्ट्रीम है, उससे निकल रहे हैं, तो समझ लो कि आप ठीक नहीं हो। अब आप स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ के साथ और ये स्ट्रगल करते-करते आप डिसफंक्शनल हो जाते हैं। फिर आपको ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है, फिर आपको इलाज के लिए कहीं जाने की ज़रूरत होगी, फिर आपको प्रोफ़ेशनल हेल्प सीक करनी होगी। ठीक है। ये ज़हन में रखें। अच्छा, एक तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें सर एक मुझे ये बात बताएँ कि बाइपोलर डिसऑर्डर या जो मूड डिसऑर्डर है, ये किन बुनियादों की वजह से या किन वजूहात की बिना के ऊपर ये ट्रिगर होते हैं? अच्छा, उसमें से मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं डेफ़िनेटली, लेकिन उनमें जो एक कॉमन फैक्टर है वो स्क्रीन का मिसयूज़ है। मोबाइल फ़ोन का या टीवी का या लैपटॉप का या वीडियो गेमिंग का एक बड़ा हाथ है, बड़ा एक किरदार है कि वो डिसऑर्डर की तरफ पुश करने में हेल्प आउट करते हैं। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ, हमारे पास पेशेंट्स भी आते हैं और जो फैमिलीज़ आती हैं, स्पेशली जो पेरेंट्स होते हैं, जो एक सिग्निफिकेंट बात वो हमेशा आकर डिफरेंट सेशंस में भी कर देंगे, यार इसका मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया था। इसका स्क्रीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ये रातों तक देर-देर तक जागता रहता था और स्क्रीन का इस्तेमाल करता है। तो स्क्रीन का जो इस्तेमाल है या फ़ोन एडिक्शन जो है, ये किस तरीके से हमें पुश कर रही है मुख्तलिफ नफ्सियाती मसाइल की तरफ, स्पेशली मूड डिसऑर्डर की तरफ? देखिए, जब आप बीमार हैं ना साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, डेफ़िनिटली आप मेंटल डिस्ट्रेस में हैं, आपके अंदर एक पेन चल रहा है, एक तकलीफ़ चल रही है, एक अज़ियत है। आप अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट में आप आपसे जो मुतल्लिका लोग जो आपके इर्द-गिर्द मौजूद हो उनसे और आप खुद से मुतल्लिक आप अच्छा सोचते नहीं हैं, अच्छा महसूस नहीं करते, नेगेटिव आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आपको माहौल लगता है कि अपने बारे में जब सोचते हैं तो आपको लगता है यार मैं सबसे बड़ा नाकाम इंसान हूँ, फूड डिसऑर्डर से रिलेटेड अगर हम बात करें, एग्ज़ैक्ट तो लगता है कि मैं सबसे बड़ा एक नेगेटिव जो है ना आपका थिंकिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है। आप खुद से मुतल्लिक कि मैं बिल्कुल बेकार इंसान हूँ, किसी काम के काबिल नहीं हूँ और ये सोचें आपको अज़ियत देती हैं, अज़ियतनाक होती हैं, तकलीफ़देह होती हैं। इसी तरीके से जब आप अपने माहौल के बारे में सोचते हो तो आपका माहौल भी आपको फ़ेवरेबल नहीं लगता, तकलीफ़देह लगता है। दोस्त, अहबाब, लोग, माहौल से मुतल्लिक यही जो लोग मौजूद हैं आपके इमीडिएट एनवायरनमेंट में। जॉब है तो जॉब बड़ी स्ट्रेसफुल है, आप उससे भाग रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एकेडमिक्स, स्कूल, कॉलेज और उससे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी मुश्किल हैं आपके लिए कि आप उनसे भाग रहे हैं। और इसी तरीके से अगर आप रिश्तों में, ताल्लुक में, फॉर एग्ज़ाम्पल स्पाउसल रिलेशनशिप में, फीमेल्स में ख़ास करके ज़्यादातर जो मैरिड होते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो
इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो अपने रिलेशनशिप से खुश नहीं है, तंग हो रहे होते हैं, तो आप अपने माहौल से भी मुतल्लिक तंग हैं, तकलीफ हैं। तो ये जो आपकी थिंकिंग है अपने मुतल्लिक, माहौल के मुतल्लिक, और आप इन तक इस ऐसे नेगेटिव फीडबैक जनरेट कर रहे होते हो कि आपकी एक बहुत सीवियर किस्म की एंग्जायटी, स्ट्रेस या परेशानी और तकलीफ महसूस कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको इस कंडीशन से राहत चाहिए, सुकून चाहिए, अपने आप को अलग करना चाहते हैं। इंसान की एक बेसिक जो उसके अंदर मोटिवेशन है कि आपको जब भी पेन होगा, आप पेन को अवॉइड करेंगे, सुकून को तलाशेंगे, सुकून की तरफ निकलेंगे, राहत की तरफ निकलेंगे। ये मतलब जो रिलैक्सेशन है, पेन फ्री होना है, तकलीफ का ख़त्म हो जाना, कोई मेडिसिन मिल जाए, कोई दवाई मिल जाए, ये एक एक आपकी इंसान की बेसिक यूँ समझ लें उसकी ज़रूरत है, और बेसिक मोटिवेशन ड्राइव जनरेट हो रही होती है इंसान के में। अब ये होता है कि साइकोलॉजिकली आप डिफरेंट डाइवर्जन्स क्रिएट कर रहे होते हैं। ऐसे पॉइंट्स बना रहे होते हैं जिनमें आप जाके गायब हो जाओ, आपको अपने बारे में, माहौल के बारे में, लोगों से मुतल्लिक कुछ ऐसी सोच ना पैदा हो। ठीक है। ठीक है? कि आप बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज़ उनके बारे में सोचना नहीं चाहते, और आप कहीं पे गुम होना चाहते हैं, अब्ज़ॉर्ब होना चाहते हैं। ताकि आप किसी ऐसी गली में चले जाएँ, किसी ऐसे कोचे में चले जाएँ, कोई ऐसा एरिया हो जहाँ आप हों और आपकी परेशानियाँ ना हों। ना। अब ये वाले जो विंडोज़ हैं ना, ये स्क्रीन टाइम देता है आपको, कि वो आपका बेशुमार वक़्त उसे जैसे कंज्यूम कर रहा और आपको समहाउ कि कुछ वक़्त तक, फॉर एग्ज़ाम्पल, जब तक आप स्क्रीन के साथ अटैच हो, वो आपकी उस परेशानी को महसूस नहीं होने देता। तो आप अपने पेन को ऐसे कंपनसेट कर रहे हो। उसका हल आप शॉर्ट टर्म में ये ढूँढते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कुछ लोग अपने नफ्सियाती जो परेशानियाँ हैं या जो साइकोलॉजिकल पेन होता है उसको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं या उसको ख़त्म कर रहे होते हैं नशे का इस्तेमाल करके। वो जो सुकून हासिल कर रहे होते हैं वो ड्रग कंज़्यूम करके कर रहे होते हैं, और लेटर ऑन प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल तो वहीं वहीं रह जाता है, एक नया प्रॉब्लम बन जाता है जिसे एडिक्शन कहते हैं, और फिर उससे वो स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं, और उनके मसाइल जो पहले अगर 3-4 की रेटिंग पे हैं, तो अभी वो 7-8 की रेटिंग पे चले गए। सिविरिटी भी बढ़ गई, तो मसला जो उसकी शिद्दत बढ़ी और मसाइल में इज़ाफ़ा हुआ। तो वो एक और जो डायलेमा है ऐसे लोगों के लिए। इसी तरीके से जो स्क्रीन टाइम है ये इसी लोगों में बढ़ जाता है कि हर एक जो मेंटल हेल्थ के पेशेंट हैं उनमें ये कॉमनली रिपोर्ट होता है। या तो ड्रग एडिक्शन कॉमनली रिपोर्ट होती है, ठीक है। या फिर सेकंड जो है ना वो स्क्रीन है। आप से कि जो मूवीज़ देख रहे हैं, सीज़न्स देख रहे हैं, पूरा दिन, पूरी रात उस पे फ़ोकस्ड है। क्योंकि वो डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं अपने माहौल से, अपने इर्द-गिर्द के लोगों से और अपनी सोचों से। तो ये एक पेन मैनेजमेंट है जो कि शॉर्ट टर्म है, और इसके साथ-साथ ये नेगेटिव वे है। क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे आप, प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर रहे हैं और डाइवर्जन क्रिएट कर। अच्छा, मूड डिसऑर्डर के अंदर ना जैसे आपने स्क्रीन टाइम को बहुत अपने डिटेल में एक्सप्लेन की कि किस तरीके से ये कंट्रीब्यूट कर रही थी हमारे मूड को। लेकिन एक और भी चीज़ बड़ी कॉमन सी है, और मेरे जितने जो मेरे साथ यंग दोस्त हैं उनसे भी जब बातचीत होती है तो वो एक चीज़ का जब ज़बरदस्त तरीके से ना उस चीज़ को डिफेंड करते हैं, वो है सोना, नींद का, स्लीप का ना। तो वो रात को सोने को बड़ा बेकार समझते हैं, कहते हैं ये बड़ा फ़िज़ूल सा काम है कि रात को 8-10 घंटे आप बेड के ऊपर पड़े। तो ये फ़िज़ूल काम हमसे नहीं होता, और इस फ़िज़ूल काम को वो स्लीप को ना बाकायदा इस तरीके से डिफेंड कर देते हैं, ऊपर डिफेंसिव होते हैं कि अब रात को देर तक जाग के हमने बड़े ना तुरब खान बने हुए, और हमने सिकंदर आज़म में जो है ना तब हमने रात को देर तक जाग कर हमें बड़ी कमाल करना है। और अपने आप को जब वो देर अच्छा वो कोई काम नहीं कर रहे होते, एक है ना कि आप रात को देर तक आप जागते हैं तो आप किसी जगह पे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट है रात को जैसे नाइट शिफ्ट्स होती हैं। नाइट शिफ्ट्स हैं, और फिर वो दिन को आकर 8-10 घंटे अपनी नींद को पूरा कर रहे होते हैं। लेकिन एक है वो रात को जागना कि आपके हाथ में कॉफ़ी का मग है और आप किसी कैफेटेरिया के ऊपर बैठे हुए हैं, और एक हाथ में सिगरेट है, और आपने पूरी रात जागना है या देर तक जागना है।
तो ये जो देर तक जागना है और सिगरेट का साथ इस्तेमाल है और बेतहाशा कॉफ़ी का या चाय का इस्तेमाल है अपने आप को अलर्ट रखने के लिए और स्क्रीन का इस्तेमाल है, क्या ये भी हमें मूड डिसऑर्डर की तरफ धकेल रहा होता है और हमारा जो है ना मूड से रिलेटेड या स्पेशली साइकोसिस इस चीज़ से डेवलप होता है कि आप बहुत देर तक जाग रहे हैं? ये जो पैटर्न्स है ना, ये पैटर्न्स मोस्टली जो है इनका ताल्लुक होता है स्ट्रेस से। ये स्ट्रेस कॉजिंग चीज़ है, मैलएडैप्टिव बिहेवियर्स हैं। हुँ। इनसे आपकी ज़िंदगी में बेहतरी नहीं होगी, बल्कि आपकी ज़िंदगी कॉम्प्लिकेटेड होगी। और लाइफ अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो और आप वल्नरेबल हैं या आप प्रीडिस्पोज्ड हैं किसी भी साइकोलॉजिकल कंडीशन से, तो बहुत जल्द आपको बीमारी पैदा हो सकती है। और चाहे बाइपोलर पैदा हो, चाहे मूड का कोई डिजीज़ हो, ओसीडी हो, डिपेंड करेगा आपका पर्सनैलिटी टेम्परामेंट क्या है। क्योंकि साइकोसिस क्या है जब उनकी हिस्ट्री ली जाए, जो साइकोसिस के डिसऑर्डर्स के साथ आते हैं, उसमें ये कॉमन ये चीज़ रिपोर्ट होती है कि इसकी 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से या महीने से स्लीप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, ये सो नहीं पा रहा। वो स्लीप डिस्टर्ब होना, स्लीप ना होना, इनसोम्निया जो है ना, वो तो एक सिम्पटम है। उसकी जो कनोटेशंस हैं या उससे रिलेटेड जो उसकी यूँ समझ लें कि माइक्रो लेवल पे जब आप असेस करेंगे, तो वो बेसिकली डिज़ीज़ की वजह से कोई नहीं सो रहा। उसकी ब्रेन में जो केमिकल न्यूरल लेवल पे ऐसी चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है। जिन ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि उसको नींद जो है ना, वो स्लीप इंड्यूस नहीं करने दे रहे। कि तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो एक अलग चीज़ है। कोई बिल्कुल अभी हम नॉर्मल इंसान के पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एक ऐसा बंदा है जिसे अच्छा लगता है रात को जागना, कॉफ़ी पीना, सिगरेट पीना और रात भर जागते जागते रहे। एन्जॉय करना, दोस्तों के साथ बैठ जाना, दोस्तों के साथ मिल के रात गुज़ारना। ये मैलएडैप्टिव स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आप दिन के बेशुमार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी पूरी नहीं कर सकेंगे। और अगर आप करेंगे तो आपको बेशुमार बेतहाशा मेहनत और उसमें आपने एफर्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप रात को जागे नहीं हैं तो सुबह आप फ्रेश नहीं हैं। अगर रात को सॉरी जाग रहे हैं आप, तो सुबह आप जो है ना फ्रेश नहीं। और जब आप फ्रेश नहीं हैं तो सुबह अर्ली मॉर्निंग वाले काम तो आपके रुक गए सारे। एग्ज़ैक्ट आपका वही स्केड्यूल आपका डिले हुआ है, वो शाम के किसी पहर में है। तो शाम वाले भी अगर चीज़ें आपकी वो नहीं हुई, तो बेसिकली आप अपनी जो फंक्शनिंग है और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो ख़राब होती जा रही हैं। एक मैलएडैप्टिव स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से आप जो है लेटर ऑन सफ़र करेंगे अपनी ज़िंदगी में। आपको परेशानियाँ होंगी, मुश्किलात पैदा होंगी, स्ट्रेस कॉज़ होगा। और स्ट्रेस कॉज़ हुआ और स्ट्रेस मैनेज नहीं हुआ, तो चांसेस हैं कि ये जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, कोई भी डिज़ीज़ आपको हो सकती है। ये कोई गारंटी नहीं है कि इस बंदे को साइकोसिस होना है या इसको नहीं होना। किसी कोई डिसऑर्डर भी इंसान किसी भी साइकोलॉजिकल इलनेस का वल्नरेबल है या वो प्रीडिस्पोज्ड है। अच्छा, एक और फिर जो डिसऑर्डर हमारी सोसाइटी के अंदर बड़ा कॉमन है, स्पेशली फीमेल्स की साइड पे देखें तो वो फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है, वो है ओसीडी। कि अगर उसकी कॉमन सिम्पटम्स को देखें तो बार-बार आप हाथ धोएँगे, सफाई करते रहेंगे, डोर की लॉक्स चेक करेंगे, कि किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को पकड़ लेंगे कि शायद मेरा डोर लॉक नहीं है, मैं गाड़ी के अंदर पेन भूल गया हूँ, या मेरे हाथ गंदे में बार-बार हाथ जाकर साफ कर लेता हूँ, या मेरा घर गंदा है तो मैं अपने घर को साफ-सुथरा रखता हूँ। तो ओसीडी क्या है? ये कौन-सा डिसऑर्डर है? कैसे पैदा होता है? कितना टाइम लगता है इसको डेवलप होने में और इसको किस तरीके से हम रोक सा मेंटल इलनेस में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है कि आपका अर्ली चाइल्डहुड किस तरह का था, आपकी अपब्रिंगिंग किस इन्वायरमेंट में हुई, किन लोगों ने की, उनके अपने पर्सनालिटी टेम्परामेंट्स क्या थे, इन सब चीज़ों का असर होता है। और लेटर ऑन जो आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, वो फिर डिफाइन करती है कि आपकी पर्सनालिटी किस किस कितना बैलेंस है आपकी पर्सनालिटी और आपके टेम्परामेंट्स किस किस्म के हैं। तो ओसीडी की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ओसीडी से मुतल्लिक ये वो लोग होते हैं जो एक तो ये है कि ये परफेक्शनिस्ट होते हैं, परफेक्शन सीकर होते हैं। इन्हें अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए। ठीक है, तो अब इस तरह का एटीट्यूड बच्चे को कहाँ से मिला? अडल्ट है तो उसने ये एटीट्यूड कहाँ से अडैप्ट किया, कहाँ से सीखा, किनको ऑब्जर्व किया? ठीक है। तो ये वो पैटर्न्स होते हैं जो बच्चे अपने घरों में देख रहे होते हैं कि सफाई पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है भाई। और चीज़ों की जो तरतीब है, जो जगह है, जहाँ बना दी गई है, जो अरेंजमेंट है, वो उतना स्ट्रिक्ट। तो जितनी स्ट्रिक्ट आपकी पेरेंटिंग होगी और जितना
ज़्यादा फोकस किया जाएगा चीज़ों की मैनेजमेंट पे, चीज़ों की तरतीब पे, चीज़ों को ऑर्डर करने पे। तो ये वो सारे के सारे रिचुअल्स और पैटर्न्स हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसे फैमिलीज़ होती हैं, हम देखते हैं कि वो डायग्नोज़ नहीं होते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज़्ड होते हैं जर्म्स से रिलेटेड, कंटामिनेशन। कंटामिनेशन का थीम बड़ा कॉमन है उस सिटी में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ इस टेबल पे हाथ रख रहा हूँ, तो अब मुझे ये थॉट आ रहा है कि यार ये टेबल तो पब्लिक, यहाँ पे बेशुमार लोग आते होंगे, बैठते होंगे, हर कोई इसे टच करता होगा, इस चेयर पे भी बेशुमार लोग बैठते होंगे, तो ये कंटामिनेटेड है। तो वो अपने साथ सैनिटाइज़र रखेंगे या हाथ धोएँगे, और सैनिटाइज़र जब तक नहीं लगाएँगे वो एट पीस नहीं होंगे, वो सुकून में नहीं आते। इन्हें एक एंग्ज़ायटी सी रहती है। एग्जैक्ट ओसीडी के पैटर्न्स इसी तरह से, जब तक ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं कर रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे आज पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाना था, हम स्टूडियो में मौजूद हैं और यहाँ पे मैं बैठ नहीं सकता, क्यों? ना तो मैं घर से टेबल लेके आ सकता हूँ अपना, ना ही कुर्सी अपनी घर से लेके आ सकता हूँ। तो अब मुझे या तो इसे पूरी तरह से पूरा सैनिटाइज़ करना है, और मैं इसको सैनिटाइज़ करने बैठ जाता हूँ, तो पॉडकास्ट का टाइम निकल गया, निकल जाए शाम हो गई, अब पॉडकास्ट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली या मैं घर से लेके आऊँगा तो कितना टाइम लगेगा? या मैं बार-बार ड्यूरिंग पॉडकास्ट उठ के जाऊँ, जाके वॉशरूम में हाथ धो के आऊँ, या सैनिटाइज़र बार-बार निकालूँ, और जैसे ही थॉट आई मैं सैनिटाइज़ करके फिर बैठ जाऊँ, फिर हाथ लग गया, फिर क्योंकि जब तक यहाँ बैठा हूँ ये तो स्ट्रेस इंड्यूसिंग है, एंग्ज़ायटी इंड्यूसिंग सिचुएशन। इससे आपकी जो जॉब परफॉर्मेंस है वो बड़ी कॉम्प्रोमाइज रहेगी डिफरेंट थीम्स है ओसीडी के। वो थीम्स जब भी उन चीज़ों से जब भी आप एक्सपोज़्ड होंगे, जब आप उनको देखेंगे, उनको टच करेंगे, आपको एक जो है ना साइकोलॉजिकल थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, आपकी एक नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है उन चीज़ों से रिलेटेड कि मैं गंदा हो गया हूँ, मेरे हाथ ठीक नहीं है, या मैंने ये चीज़ देखी, अब मुझे एक ख़ास रिचुअल करना है, एक ख़ास अंदाज़ से मैंने वो काम अंजाम देना है। जब मैं उस ख़ास तरीके से अंजाम दे दूँगा, मैं रिलैक्स हो एग्जैक्टली और होता ये है कि ये लूप क्रिएट हो जाता है, एक साइकिल बन जाता है जो ब्रेक नहीं होता। ब्रेक क्यों नहीं होता कि अभी आप फ़ील कर रहे हो कि मैंने सैनिटाइज़ कर लिया, मैं रिलैक्स हो गया, मेरी कंटामिनेशन वाला थॉट खत्म, तो ओसीडी का सिम्पटम आए। अब फिर से मैंने हाथ टच को, और विदिन अ सेकंड्स दोबारा वो लूप वही थॉट है कि फिर वही कोई होता है कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम इन्वेस्ट हो रहा होता है कि आप वॉशरूम गए हो और दो के हाथ वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही कि अभी भी जर्म्स है, अभी भी जर्म्स हो गए, अभी भी मैं साफ नहीं हुआ, कि पानी टैंक खाली हो गया, अब इसे डिजीज कहेंगे, अब लोग एडमिशन के लिए आएंगे, अब उसको वो एडमिशन की जरूरत है, ट्रीटमेंट की जरूरत है। इससे पहले हो सकता है अगर वो मैनेज कर रहा है वंस इन अ वाइल, ट्वाइस, इवन 10 टाइम्स इन अ डे, तो वो उसका इतना सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम इन्वेस्ट नहीं हो रहा। तो कोई भी डिजीज़ है उसको साइकोलॉजिकल क्राइटेरिया दान पे लाने के लिए या डायग्नोसिस के लिए उसकी सिविरिटी और उसका ड्यूरेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसी की बेस पे डिसाइड किया जाता है। तो उसलिए कि बेशुमार थीम्स हैं, उनमें से सबसे कॉमन थीम ये है कि जो हाथ धोते रहते हैं, कुछ उनको सिक्योरिटी से रिलेटेड वो थॉट्स आते रहते हैं, पता नहीं मैंने दरवाज़ा बंद किया था या नहीं बंद किया था, पता नहीं मैंने ये किया था, नहीं किया था, या नमाज से रिलेटेड रहता है कि मैंने नमाज कोई कुछ चीज़ है ऐसे मैंने एक रकत भूल गया हूँ, मैंने दोबारा 2 दफ़ा जो है वो तस्बीह पढ़ी है रुकू की, और वो ठीक नहीं पड़ी। एग्जैक्टली वुज़ू बस नहीं बस नमाज़ रिपीट कर रहे, क्योंकि जब तक वो रिपीट नहीं करेगा उसे चैन नहीं मिलेगा, सुकून से मिलेगा। तो आप असर की नमाज़ के लिए गए, पता चला इशा भी उधर ही है तो अब ये वो चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में रुकावट बनना शुरू करते हैं, इसे कहते हैं इम्पेयरमेंट। अब आप इम्पेयर्ड हो, अब आप डिसफंक्शनल, तो जब आप डिसफंक्शनल हो, इम्पेयर्ड हो, देन यू नीड मेडिकल, इवन साइकियाट्रिक इंटरवेंशन। इसमें आपको मेडिसिन की भी ज़रूरत होगी, आपके प्रॉपर सेशंस होने की ज़रूरत है, आपको साइकोथेरेपी की ज़रूरत होगी, आपके साथ जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने काम करना है, प्रॉपर रिहैबिलिटेशन है। देन आपके ये पैटर्न्स जो है ना वो जो है ना थोड़ा कम होंगे जूस होंगे, आप एक्सेप्टेबल, आपके अंदर इनके लिए एक्सेप्टेंस डेवलप होगी, और आप चीज़ों को, अपने एनवायरनमेंट को टॉलरेट करना शुरू कर देंगे। ये मैनेजमेंट। सगीर भाई एक जो चीज़ को एक और बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है जो स्पेशली जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं जो पेशेंट्स आते हैं या वैसे आप किसी भी जगह पे जाकर बैठे हो तो जब आप बताते हैं कि आप साइकोलॉजिस्ट हैं और लोग इस चीज़ की मतलब जब क्वेश्चन करते हैं तो वो क्वेश्चन ये होता है क्या नफ्सियाती बीमारियां क्योरेबल हैं
जैसे बाकी की डिजीज़ है, जैसे कोई जिस्मानी बीमारी है, आपको जिस्मानी बीमारी ला कोई आप किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास गए या उस बीमारी से मुतल्लिका डॉक्टर के पास गए, उसने मेडिसिन दी और वो बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो गई। अब वो बीमारी आप में नहीं है। तो क्या जो नफ़सियाती बीमारियाँ हैं, क्योंकि इनका जो पैटर्न है, वो यही है कि ये प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ हैं। बढ़ने वाली बीमारियाँ हैं, रहने वाली बीमारी, ये बुनियादी बीमारियाँ हैं, जो इनकी डेफ़िनिशन है। तो क्या ये जो डिज़ीज़ है, जो नफ़सियाती डिसऑर्डर्स हैं, ये क्यूरेबल हैं या इनकी मैनेजमेंट है? तो इसमें डिफ़रेंस क्या है दोनों में? सर इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि क्या इस दुनिया से स्ट्रेस ख़त्म हो सकता है? नहीं, अगर स्ट्रेस नहीं ख़त्म हो सकता, तो ज़हनी बीमारी नहीं ख़त्म हो सकती। एग्ज़ैक्टली, आपको इस स्ट्रेस को मैनेज करना है। एक ख़ास हद तक आपने सब्र अपने अंदर पैदा करना है और आपका जो एनवायरनमेंट है, जहाँ रह रहे हैं, उसमें आपको शुक्रगुज़ारी का मुज़ाहिरा करना होगा। जो कुछ आपके पास है, उससे आपको खुश होना होगा। तो कामिल है वो शख्स जो हर हाल में खुश है। तो ये जो कामिल होना है, ये बेसिकली साइकोलॉजिकल प्रोफाइल है, रेज़िलियंस है, एक पॉज़िटिव बिहेवियर है, पॉज़िटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ़। तो जो लोग ये अचीव कर लेते हैं, वो साइकोलॉजिकली इतने स्ट्रांग होते हैं, उनमें मेंटल टफनेस होती है, वो इन प्रॉब्लम से, इन इश्यूज से डील करते हुए बड़ी सुकून से बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार के चले जाएँ। लेकिन जो जितना इनटॉलरेंट है, जितना इम्पेशेंट है, जल्दी-जल्दी में रहते हैं, हर चीज़ में, प्लेयर सीकर है, मज़ा चाहिए, आसाइश चाहिए, हर तरह की चीज़ मुझे चाहिए, इमीडिएटली चाहिए। अभी तक मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है, मेरा घर क्यों नहीं है? और जो उसके पास है, उसको छोड़ के उन चीज़ों पे फ़ोकस कर रहा है, जो उसके हाथ में नहीं है। एग्ज़ैक्टली, ये वो लोग हैं सर, जो हमेशा मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल करते चले जाएँगे। ये और जब तक आपका एटीट्यूड चेंज नहीं होगा थ्रू साइकोथेरेपी या एक जो आपको प्योर इंटरवेंशन आपको चाहिए होती है, इसमें स्पिरिचुअलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं न कहीं ग्राउंडेड होना पड़ेगा, आपको पर्पस ऑफ लाइफ बदलना होगा, एग्ज़ैक्टली, हयाते जो ज़ाब्ते हयात है उसको बदलना होगा और ज़िंदगी का मकसद ढूँढना होगा। जब आप ये चीज़ें ढूँढ लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस ज़िंदगी में यहाँ आने का मकसद ही कुछ और है, हम कुछ और ढूँढ रहे हैं। और जो ज़्यादा राह है, उसको हमने अपनी मंज़िल मुकर्रर एग्ज़ैक्ट कर ली है और मंज़िल हमें नहीं पता। तो यही वजह है कि हम इस दुनिया में फँस जाते हैं, इल्यूज़न्स में, इसके जो डिफ़रेंट किस्म के यूँ समझ लें कि ऐसी ये दुनिया क्रिएट की गई है कि इसमें आप फँस जाएँगे, ये एक पज़ल है। तो इस पज़ल से निकलने के लिए आपको बहुत साइकोलॉजिकल रिफ़ाइनमेंट्स चाहिए अपने अंदर, मीनिंग्स, जी, नॉलेज, चेंज इन अ पॉजिटिव वे ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। सिर्फ़ इंसान के घर पैदा हो जाना, इंसान होना नहीं होता। इंसान कहलाने के लिए आपको तालीम हासिल करनी है, इल्म हासिल करना है और इल्म से मुराद ये नहीं है कि ऐसा इल्म होना चाहिए जो आपको वाक़ई आपके बातिन को भी रोशन करे। एग्ज़ैक्टली, आपके अंदर चेंज लेके आए ना, रोशनी पैदा करे, आपके इर्द-गिर्द रोशनी। ऐसा नहीं है कि इल्म का या नॉलेज का मतलब ये है कि हम अंग्रेज़ी कितनी अच्छी बोल रहे हैं या हम मार्क्स कितने लेके आ रहे हैं। वो नहीं, वो तो रोबोटिक चीज़ है। कोई भी रोबोट ये चीज़ें कर सकता है, उसको सिखा दें, लेकिन वो रोबोट होगा, मशीन होगी, इंसान नहीं होगा। जब आप रोबोटिक वे में चीज़ों को कर रहे हैं, आप इनसेंसिटिव हैं टुवर्ड्स यूँ समझ लें बेशुमार चीज़ों से मतलब। सो बेसिक जो प्रॉब्लम है वो यहाँ है। तो जब ये इश्यूज़ सॉल्व होना शुरू हो जाएँगे, तो बहुत कम मार्जिन है साइकोलॉजिकल इलनेस का। फिर वही है जो बायोलॉजिकली प्रीडिस्पोज़्ड है तो वो बायोलॉजिकली प्रीडिस्पोज़्ड है। अदरवाइज़ जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स हैं वो उस बंदे को ख़राब नहीं कर सकते या उसकी ज़हनी सेहत पे उसका इतना कुछ ख़ास इम्पैक्ट नहीं होता क्योंकि वो बहुत ही अच्छी रेज़िलियंस का मालिक होता है। वो परेशानी से फ़ौरन निकल जाता है। उसको परेशानी से कोई नया मतलब मत समझ आता है। ठीक है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन आज की पॉडकास्ट का और थोड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो ये है कि जो लाइफ़स्टाइल है, जो रोकथाम से बेसिकली रिलेटेड है, कि हम कैसा लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट करें, जिससे हम हमारी कोशिश यही हो कि हम कम से कम स्ट्रेस लें और कम से कम हम इन नफ़सियाती बीमारियों की तरफ बढ़ें।
हम कैसा एक लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट कर लें, कौन से वो सादे 2, 4, 6 तरीके अपना लें, जिन तरीकों के ऊपर या जिन पैटर्न्स के ऊपर अब काम करके हम कम से कम बीमारियों की तरफ जाएँ? इसके लिए सर सबसे जो सादा तरीन चीज़ जो है ना, वो सादा ज़िंदगी है। सादा जी। ज़िंदगी गुज़ारें, कंपैरेटिव लाइफ़ में मत जाएँ, कंपैरिज़न्स ना करें। अपना कंपैरिज़न उन लोगों के साथ जो आपसे बेहतर हों, मालो-जायदाद में, औलाद में या किसी और किसी भी लाइफ़ किसी के भी अंदर अदर पर्टिकुलर कोई भी ऐसी चीज़ हो, इस लाइफ़ का कोई एरिया हो, उसमें खुद को कंपेयर ना करें। जो कुछ है, वो आपके पास बेहतरीन है। वो आपके लिए, आपके माहौल के मुताल्लिक, आपके अपने वुसअत के मुताबिक दी बेस्ट है। उस पे फ़ोकस करें, उसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करें, उसको इम्प्रूव करने की क्या स्ट्रैटेजीज़ है, उन पे फ़ोकस करें और अपना फ़ोकस जो है और जो पर्पस ऑफ लाइफ है, मीनिंग ऑफ लाइफ, उन्हें ढूँढें कि आपका मकसद क्या है? आप इस दुनिया में क्यों हो? तो ये वो सारी चीज़ें जो साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली इंसान को बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाए। जी। और दूसरा कोशिश करें कि अपने आप को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड करें कि कोई भी हार्डशिप है या कोई भी शॉर्टकमिंग्स है, कोई भी ऐसा एडवर्स इवेंट होता है, तो आपने उसमें खुद को कैसे अपने ग्राउंड्स होल्ड करने हैं, खुद को कैसे मजबूत रखना है और उस वक़्त कैसे आपने डील करना है चीज़ों को, तो ये एक विंडो होना चाहिए आपके ज़हन में। तो फिर जब प्रॉब्लम होती है तो आपको लाए-अमल पता होता है। और दूसरा जो शुक्रगुज़ारी जितनी ज़्यादा करेंगे, तो उतना आपके लिए बेहतर होगा कि आपको साइकोलॉजिकली आप रिलैक्स होंगे, टेंशन फ्री रह सकते हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस मैनेज करने की कोशिश करें, उन पे फ़ोकस करें। स्ट्रेस जितना लो रहेगा, साइकोलॉजिकली उतना स्ट्रॉन्ग रहेंगे। स्ट्रेस कॉज़िंग चीज़ों में उलझ जाएँगे, पैटर्न्स ऐसे बना लें, रूटीन ऐसी बना लें, सोने-जागने की तरतीब ऐसी बना लें, अ, अपनी जो चादर है उससे बढ़ के काम करना शुरू करते हैं, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगे क्योंकि आप उन चीज़ों को मीट नहीं कर सकेंगे। हुँ। अपने लिए बड़े ऐसे अहदाफ तयन करना जो आप नहीं कर सकते, जो आपके स्किल सेट के साथ, आपकी मालूमात या इंफॉर्मेशन नॉलेज के मुताबिक उनका कोई तालमेल ना हो। ऐसे अहदाफ मुकर्रर करने से आपको टेंशन या एंग्ज़ायटी होगी क्योंकि वो आपने उन पे काम नहीं किया। गोल्स सेट करने से पहले गोल्स क्या होने हैं आपकी ज़िंदगी के, उनका ढूँढना बड़ा ज़रूरी है कि आपके ये स्पेसिफिक गोल्स हैं, उन पे काम होना है। गोल का मतलब जो अहदाफ हैं, उनका तयन करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर उनके लिए एडिक्वेट जो टाइमलाइन है, उसको ड्रा करना बड़ा ज़रूरी है कि आपने ये गोल कितने टाइम में करना है। फिर उनकी प्रॉपर फिज़िबिलिटी होनी चाहिए कि इसके लिए आपको ₹5 चाहिए या 5 लाख चाहिए। अगर ₹5 चाहिए तो कहाँ हैं? 5 लाख है तो वो कहाँ? कैसे जनरेट होगा? सिर्फ फिज़िबिलिटी कहते हैं कि आपने उसको अप्रोच कैसे करना है, स्ट्रैटेजीज़ क्या हों उस हदफ को हासिल करने की। तो जब इस तरह का आपका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, पॉजिटिव बिहेवियर है, आप बड़े अच्छे लोगों के साथ बातचीत करते हैं, सोशल नेटवर्क अच्छा है, लोगों के साथ आपका तालमेल है। तालमेल अच्छा है, आप लोगों के साथ ताल्लुक बनाने वाले हैं, ताल्लुक ख़त्म करने वाले, ताल्लुक तोड़ने वाले या सोशल आइसोलेशन वाले नहीं हैं, तो आपकी ज़िंदगी में बेहद स्ट्रेस कम होगा और आप अपनी ज़िंदगी में उसको पूरी तरह से जी सकते हैं पॉजिटिव। ठीक है। नाज़रीन, आज का ये हमारा पॉडकास्ट था जिसमें हमने डिफरेंट नफ्सियाती मसाइल को के ऊपर बात की, मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स के ऊपर बात की, उनकी रोकथाम के ऊपर बात की और आपको एक आखिर में इसकी प्रिवेंशन प्लान भी बताया कि कौन-सा आप लाइफ़स्टाइल आप अडॉप्ट करेंगे तो जिससे आपका कम से कम स्ट्रेस लेवल रहेगा और आप ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल से आप दूर रह सकेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। अगर आपके साथ किसी किस्म का कोई नफ्सियाती मसला जुड़ा है और आप वो डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट में अपना मैसेज भेज सकते हैं। हम ज़रूर उसको कंसिडर करेंगे और उस सवाल का जवाब भी आपको देंगे। अगले एपिसोड के लिए मुझे और सगी साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।